आप सभी छात्र छात्राओं को अपनी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम 3 मुख्य टॉपिक को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है समतल दर्पण। समतल दर्पण और हमारा दूसरा टॉपिक है गोलीय दर्पण। इसी में आपका उत्तल और अवतल दोनों आ जाएगा। तो पहले हम समतल दर्पण के बारे में जानेंगे कि समतल दर्पण आखिर होता क्या है और इसका उपयोग क्या है। तो ऐसा दर्पण जिसका एक भाग रंगा हुआ हो या रंजित किया गया हो और दूसरा भाग परावर्तन के लिए खुला हुआ हो, उसी को हम समतल दर्पण कहेंगे। और जिसकी बनावट समतल हो, उसी को हम समतल दर्पण कहेंगे। इसका मुख्य उपयोग आजकल दैनिक जीवन में हम लोग करते हैं, अपने चेहरे को देखने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो दूसरा हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण। आखिर आगे हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे कि आखिर होता क्या है। तो गोलीय दर्पण, इसका जो सतह है, इसका सतह जो होता है वो गोल होता है। इसका जो सतह है वो होता है गोल, सतह गोल होता है और ये एक खोखले गोले के टाइप जैसा होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग गोलीय दर्पण कहेंगे। और अगर आप यहाँ पर रंजित कर दीजिएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, और इसको यहाँ से पेंट कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। तो इसके भी 2 प्रकार होते हैं। पहला इसका प्रकार है उत्तल दर्पण और दूसरा इसका प्रकार है अवतल दर्पण। तो इसको भी हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि आखिर उत्तल दर्पण होता क्या है। तो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो बाहर की ओर निकला होता है, अर्थात बाहर की ओर उठा होता है। उसी को हम लोग उत्तल दर्पण की श्रेणी में रखेंगे। तथा अवतल दर्पण हम लोग किसे कहेंगे, तो जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, उसी को हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो मुख्यतः, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग यहाँ पर देखेंगे। इसका एक उपयोग है बस गाड़ी के साइड मिरर में, बस गाड़ी के साइड मिरर में। और दूसरा इसका उपयोग है स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट में इसका मुख्यतः 2 ही उपयोग होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी नेशनल हाईवे होते हैं उसके बगल में एक स्ट्रीट लाइट लगा होता है। उसी में उत्तल दर्पण का जो है उसका उपयोग होता है। तत्पश्चात अब हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग हम समझेंगे कि अवतल दर्पण का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग है। अवतल दर्पण उपयोग, पहला तो इसका उपयोग है गाड़ी की हेडलाइट में। दूसरा इसका उपयोग है सोलर कुकर में। तीसरा इसका उपयोग है डॉक्टरी सहायता में। लगभग इतना ही इसका उपयोग है अवतल दर्पण का। अब हम लोग इसके उपयोग को भी बारे में हम लोग जान चुके हैं। इसका अवतल दर्पण का उपयोग है गाड़ी के हेडलाइट में, जो कि आपने देखा होगा कि गाड़ी के जो सामने जो लाइट होता है उसमें इसका उपयोग होता है। और दूसरा है सोलर कुकर में। कुकर में आपने देखा होगा कि चाहे गर्मी के मौसम में चाहे ठंडी के भी मौसम में धूप में रखने पर उसमें जो खाना है वो बन जाता है। और डॉक्टरी सहायता में गर्दन
गला, नाक, ये सब चेक करने में, आंतरिक भाग को चेक करने में, डॉक्टरी सहायता में इसका अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब हम लोग समझेंगे कि अवतल दर्पण में कहाँ प्रतिबिंब को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, ये मान लीजिए कि एक अवतल दर्पण है, इसको यहाँ से पेंट कर दिए, ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। देखिए, इसको इसको प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष। इसको, इस रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं और इसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो प्रधान अक्ष जिस बिंदु पर अवतल दर्पण को प्रतिच्छेद करता है या काटता है तो उसे हम ध्रुव कहते हैं, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं। उसके बाद मान लें यहां से कोई किरण आया, प्रकाश की किरण आया, आकर और लौट गया। यहाँ पर कोई किरण आया और आकर लौट गया। चित्र, अवतल दर्पण की स्थिति में चित्र बनने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है। ये हो जाएगा आपका आपतित किरण, ये हो जाएगा आपका परावर्तित किरण। तो जब आपतित किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, देखिए इस बिंदु पर काटा है, जिस बिंदु पर काटती है उसे ही हम दर्पण का फोकस कहते हैं या फिर फोकस कहते हैं। इसको भी हम लोग F से सूचित करते हैं। देखिए, F से सूचित करते हैं। मान लीजिए गोला ही है, इसको गोला भी हम लोग श्रेणी रखेंगे, गोला ही है। देखिए, और अब आता है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र को हम लोग C से सूचित करते हैं। गोलीय दर्पण के जो बीच का भाग होता है जिससे कि प्रधान अक्ष गुजरती है, उसी को हम लोग गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब हम लोग ये मुख्य बातों को हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग दर्पण की स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर रखा जाए और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है उसको हम लोग अब लोग समझेंगे। देखिए, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये प्रधान अक्ष आया, इसको पेंट करती है, ये अवतल दर्पण है, ये प्रधान अक्ष है। देखिए, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, सेंटर, यहाँ पर ध्रुव है P। देखिए, यहाँ पर अनंत है। जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है, मान लीजिए इसको हम 1 मानते हैं, इसको हम 1 मानते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब है, अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ये फोकस, इसको भी हम लोग 1 मान लिए। इस ट्रिक से आप कभी भी नहीं भूलिएगा। देखिए, अनंत पर जब बड़ा बनता है तो वस्तु की जो अपेक्षा है वो फोकस पर थोड़ा सा छोटा बनता है। अगर हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, इसको मान लिया हम 2 मानेंगे, वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है, देखिए यहाँ से जब वस्तु आगे बढ़ेगा ना तो वहां से जो प्रतिबिंब है वहां पर इधर आएगा। ठीक इसका उल्टा होता है। देखिए, जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हम लोग रख दिए हैं, देखिए 2, इसको हम लोग 2 से सूचित कर रहे हैं, तो इसका प्रतिबिंब जो है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा और वस्तु से जो है वो थोड़ा सा छोटा बनेगा और F की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा बनेगा। देखिए, तो 2 है, यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। अब अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, मान लीजिए इसको हम 3 मान लिए
वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इसका भी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के जो है वो बराबर बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखेंगे और यह वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, मान लीजिए इसको हम 4 से सूचित करते हैं, इसको हम वक्रता केंद्र F और वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच में हम लोग रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा और जो पहले के जो प्रतिबिंब था उसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा। इसको हम लोग 4 मान लिए। अगर हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं, मान लीजिए हम लोग 5 मानते हैं, और हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा और पहले वाले वस्तु से थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ये हो गया 5। अगर हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में हम लोग रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के बाहर बनता है, दर्पण के बाहर, और बहुत बड़ा बनता है और काल्पनिक बनता है। देख लीजिए, आपको मुख्य बात याद करना पड़ेगा। देखिए, जब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होता है ना, उल्टा, तो वह वास्तविक होता है। जब भी उल्टा का सेंस आए, जब भी उल्टा का बात हो तो आप वास्तविक समझिएगा, ये दोनों का रिलेशन एक ही है। अगर वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सीधा है तो सीधा का मतलब सीधा है तो सीधा का मतलब होता है काल्पनिक या आभासी। इस दोनों का मतलब यही है। देखिए, इस सब वस्तु जो है वो उल्टा बन रहा है, वस्तु के जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है यानी वास्तविक बन रहा है, और यह जो है वो बहुत बड़ा बन रहा है अर्थात काल्पनिक बन रहा है। हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में समझ चुके हैं और इसके जो द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित है वो भी हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, समतल दर्पण के बारे में हम लोग समझेंगे। तल दर्पण, समतल। देखिए, उत्तल दर्पण का जो सेंस है ना ऐसा ही है, लेकिन उसमें जो प्रतिबिंब है ना वो काल्पनिक बनता है, उसमें क्या कहते हैं उसको, वास्तविक नहीं बनता है। उल्टा उत्तल दर्पण में काल्पनिक बनता है और वास्तविक और उल्टा उत्तल दर्पण में नहीं बनता है। लेकिन जो अवतल दर्पण है उसमें काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। चलिए, अब हम समतल दर्पण के बारे में हम लोग समझेंगे। इसका जो प्रतिबिंब है, इसमें जो प्रतिबिंब है ना, आप अगर समतल दर्पण को देखिएगा तो जितने बड़े आप होंगे ना उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है। अर्थात वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वस्तु प्रतिबिंब है वह वस्तु जितना बड़ा होगा ना उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा है कि इसमें काल्पनिक, देखिए समतल दर्पण में आपने देखा होगा कि समतल दर्पण में जो इसका चित्र है, आपने चित्र देखा होगा, वो सीधा बनता है। सीधा का मतलब हम बताए हुए हैं कि सीधा का मतलब ही काल्पनिक होता है। देखिए, इसमें काल्पनिक तथा सीधा बनता है। इसमें जो प्रतिबिंब है काल्पनिक तथा सीधा बनता है। तीसरा पॉइंट है, इसमें प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वो पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा बनना का सेंस जो है वो ऐसे है। मान लीजिए आपने P ऐसे लिखा है, P आपने ऐसे लिखा है, तो जब आप P को दर्पण के सामने रखिएगा तो वो ऐसा बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। अगर हम R दर्पण को ऐसे रखते हैं तो R जो है वो उल्टा बन जाएगा, यही पार्श्विक
रूप से उल्टा बनता है। और चौथा है कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। इसका मतलब होता है कि दर्पण से अगर वस्तु को आप जितना दूरी पर रखिएगा, प्रतिबिंब भी उस वस्तु का उतना ही दूरी पर बनेगा। इसका यही उपयोग है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे